भारत एक किस्म से दो जंग लड़ रहा है, एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है, इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि पहले तो कोविड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। परंतु आज मैं सिर्फ कोविड और विशेषकर दिल्ली की कोविड की परिस्थिति के लिए बात करने के लिए आपके सामने हूं, क्योंकि विगत 2 सप्ताह में दिल्ली में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा है और धीरे धीरे स्थिति को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली की जनता से साझा करना जरूरी है और जागरूकता की दृष्टि से भी ये जरूरी है और उनको जो करना है उसके लिए भी जरूरी। इसलिए आज विशेषकर दिल्ली के कोरोना वायरस की स्थिति पर, संक्रमण के फैलने की स्थिति पर और देश के कोरोना वायरस संक्रमण पर ही बात करेंगे, एक लिमिटेड सब्जेक्ट पर बात करेंगे। जी, दिल्ली के बारे में आप कह रहे थे तो मैं दिल्ली से ही सवाल करती हूँ कि दिल्ली की तुलना जो है वो वुहान से की जा रही है कि बेड नहीं है, टेस्टिंग नहीं है और जनता में एक रोष भी है, घबराहट भी है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो मना कर रहे हैं कुछ लोगों को लेने के लिए और अगर अंदर ले भी रहे हैं तो उनकी फीस बहुत ज्यादा है। तो इसको निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं थोड़े चरणबद्ध आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, मगर पहले मैं एक स्थिति स्पष्ट कर दूं कि लगभग जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी, ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे, मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं, मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे राज्य के लोग यहां पर रहते, आते हैं, जाते हैं। आसपास के राज्यों से, जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से ढेर सारे लोग यहाँ बसते हैं। ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला और ये तय कर दिया कि हर एक व्यक्ति का इलाज हर एक अस्पताल में होगा। और उसके बाद में मैंने 14 तारीख को एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाई और जो आप बात कर रहे हैं वो सारे फैसले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में हमने करे। एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव खाका है, इसमें 3, जहां तक कोरोना का सवाल है, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रोल 3 संस्थानों का आता है। तो दिल्ली सरकार स्वतः, दूसरा एमसीडी, 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और तीसरा भारत सरकार। तो ये तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी था। तो वो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था, देश और दुनिया के कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की बहुत सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार के तज्ञों के पास थी। जैसे डॉक्टर पॉल है, नीति आयोग के मेंबर हैं, हमारे डॉक्टर भार्गव हैं, आईसीएमआर के हैं और एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी हैं। ये तीनों के पास पूरे देश भर की स्थिति और दुनिया भर की लेटेस्ट स्थिति की जानकारी थी। भारत सरकार काफी कुछ मदद भी कर सकती है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार का मेन रोल है ही है और अस्पताल बहुत सारे एमसीडी के हैं, नीचे के कर्मचारियों की संख्या भी एमसीडी की ज्यादा है। तो एक व्यापक अभियान कोरोना के खिलाफ चलाना है तो तीनों ने मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में एमसीडी के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। पर ये क्राइसिस तक क्यों आया? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन थी तो 14 जून वाली मीटिंग की क्या जरूरत थी? क्या पता नहीं था कि ये होने वाला है ऐसे? देखिए, आमतौर पर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने की और
व्यवस्थाओं को ठीक करने की। मगर जब मनीष जी का बयान आया तब मुझे लगा कि अब भारत सरकार को प्रेक्षक नहीं बनाना चाहिए। मोदी सरकार की पूरे देश की जवाबदारी, प्रधानमंत्री जी की पूरे देश की जवाबदारी। प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा कि भाई गृह मंत्रालय ने इसमें इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए, दिल्ली सरकार को मदद करना चाहिए। आज भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, दिल्ली सरकार को हम मदद कर रहे हैं, परंतु कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होता, इसलिए भारत सरकार ने इसमें कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से हस्तक्षेप तो नहीं कह सकते, मगर एक मीटिंग बुलाकर काम करना शुरू किया। इसमें जो कमियां हमारे ध्यान पर आई, व्यापक चर्चा के खुद दिल्ली सरकार ने भी मुद्दे रखे, कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने रखे, कुछ एमसीडी के मेयरों ने रखे, क्योंकि दूसरे ही दिन मैंने मेयरों के साथ भी मीटिंग की, ऑल पार्टी लीडर्स के साथ भी मीटिंग की, और सबके जो सुझाव है इसके आधार पर हमने बहुत सारे निर्णय करे। सबसे पहला निर्णय करा कि 30 जून तक कंटेनमेंट जोन के हर घर का सर्वे हो जाएगा। इसमें हल्का सा भी लक्षण है जिसमें कोरोना का खांसी भी है, जुकाम है, बुखार है, कुछ भी है, सर दर्द है, सूंघने की क्षमता चली जाएगी है, टेस्ट चला गया है, ये सारे लोगों की सूची तैयार करी और हमने मास लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाया। ताज्जुब तो इस बात की हो रही थी कि आप होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री होने के नाते आपको हर स्टेट, हर राज्य को देखना है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन दिल्ली में ऐसी क्या केओस वाली सिचुएशन आ गई। और इंग्लिश में एक कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर हैं, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उस पर आप भी आ गए हैं, तो इसमें तालमेल अब बढ़ा है। जरा भी कोई खींचातानी नहीं है, बिल्कुल मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता सकता हूं कि परिस्थिति कंट्रोल में। दिल्ली सरकार ने हमें कहा था कि भाई एम्बुलेंस बढ़ानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने हैं, वेंटिलेटर बनाने हैं। हमने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर इमीडिएटली दे दिए, 10,000 के करीब ऑक्सीनोमीटर दे दिए, 440 वेंटिलेटर दे दिए हैं, और भी जरूरत पड़ेगी तब देते जाएंगे। और एम्बुलेंस के लिए भी दिल्ली सरकार को अधिकृत किया गया है कि वो ओला, उबर और ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, और ये अच्छे से चल रहा है। सबसे आपको ताज्जुब होगा, सबसे बड़ी खराब परिस्थिति डेड बॉडीज की थी। लगभग 400 से ज्यादा, 350 से ज्यादा डेड बॉडीज संस्कार बगैर के पड़े रहे थे। हमने तय किया था कि 2 दिन के अंदर सभी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा अपने अपने धर्म के हिसाब से, और आज एक भी डेड बॉडी पेंडिंग नहीं है। और जिनका दुर्भाग्य से मृत्यु होता है उसका हमने तुरंत ही उसी दिन शाम तक संस्कार हो जाए ऐसी व्यवस्था करी है, और अच्छे से चल रही है। इसमें एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है, दिल्ली सरकार का भी रोल है। अभी जैसे आपने 10,000 बेड्स का खोला है, 5,000 बेड्स, इन सब के लिए वेंटिलेटर्स और नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब उपलब्ध हैं कि इनके लिए एडवर्टाइजिंग तो हमने देखे नहीं है, तो कहां से आएंगे? देखिए ऐसा है, हमने स्टाफ, मैं बताता हूं आपको कहां से आएंगे। जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है, एक कॉल सेंटर से उनका संपर्क किया गया है, उनको वापस लाने के लिए करा है, और बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारियों को लाए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेडिकल टीमों को लगाया गया, जैसे अभी एक 10,000 बेड का जो कोविड सेंटर बन रहा है, वहां पर पूरा आईटीबीपी लेगा। 16,000 बेड रेलवे बना रही है, उसका पूरा सेना ने जिम्मा लिया है। ये सारी चीजें हमने मेडिकल सुविधाएं, मानव संसाधन बढ़ाने के लिए करी है। कोऑर्डिनेशन की जब बात चल रही थी तब भी बार बार डिसीजंस चेंज होते हैं कि होम आइसोलेशन होगा कि नहीं होगा, कंपलसरी होगा कि नहीं होगा, दिल्ली गुड़गांव के बीच ट्रैफिक आने देंगे कि नहीं, दिल्ली नोएडा के बीच। एनसीआर का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही सा हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है। जहां तक कोविड का सवाल है, एनसीआर की भी मैंने मीटिंग की है, एनसीआर के सारे लोग आए थे, इनके साथ मीटिंग की है। और अभी दिल्ली का जो मॉडल बना है, मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करने वाला हूं। अरविंद जी तो रूप में है ही है, उनको साथ में रखकर ही फैसला करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात करूंगा। और एनसीआर को पूरा संपूर्ण जानकारी अब तक इकट्ठा हो गई है, गृह मंत्रालय में और स्वास्थ्य मंत्रालय में आ गई। एक समन्वित
रणनीति हम बनाएंगे एनसीआर के लिए, दोनों मुख्यमंत्रियों से बात कर। जब नेशनल लेवल पर बात होती तो प्रधानमंत्री जी ने भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, आपने भी की है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे राजनीति जो है वो हावी है इवन इन दिस कोविड फाइट। पीयूष जी ने ट्रेन्स का इंतजाम किया तो ममता जी ने मना कर दिया, या फिर उद्धव जी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए अभी। तो इस सब में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो जैसे लग रहा था कोलैप्स कर गया। शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन अब जैसे लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो हावी है। छोटी छोटी बातों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने जिक्र किया कि भाई होम आइसोलेशन में विवाद हो गया, कोई विवाद नहीं हुआ है। देखिए दिल्ली में जितने भी डेथ हुए थे कोविड के कारण, इनका एनालिसिस हमने एक्सपर्ट्स के साथ करा है। लगभग 50% डेथ 1 दिन से 3 दिन के अंदर एडमिशन के अंदर ही हो गए। इसका अर्थ ये होता है कि होम आइसोलेशन से व्यक्ति ज्यादा अपनी स्थिति बिगाड़ कर आता है। अब हमने रैपिड टेस्ट मतलब एक फास्ट टेस्टिंग की प्रक्रिया चालू करी है, और उसके कारण जो पॉजिटिव पाए जाते हैं इसमें 2 क्राइटेरिया करे हैं। एक तो आइसोलेशन के लिए जिसके घर में 2 कमरों से ज्यादा व्यवस्था ही नहीं है, वो क्या आइसोलेट करेगा अपने आप को? वो तो चॉइस है, फिर क्वारंटाइन सेंटर में जाए, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर में जाए। दूसरा, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसे लोगों को भी हमने आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए निर्णय किया है। अब इस पर थोड़ी बयानबाजी होगी, राजनीति है स्मिता जी, मगर फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं कहता हूं, हमारी मीटिंग के पहले दिल्ली में 25 मार्च से 14 जून तक लगभग 2,41,000 टेस्ट हुए थे, तो प्रतिदिन 4500 टेस्ट होते थे। अब 15 जून से लेकर 25 जून तक 11 दिनों में 1,75,141 टेस्ट हुए, तो प्रतिदिन 16,000 टेस्ट हुए, तो 4.5 गुना टेस्ट की बढ़ोतरी करी है हमने। इसीलिए नंबर बढ़े हैं। नंबर तो प्रारंभिक बढ़ेंगे, मगर वो फैलने की गति भी कम हो जाएगी। मैं ये स्पष्टता कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रहा है, तो मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं कि अभी मानो 3,000 तक नंबर एक दिन 4900 4,800 तक गया, मगर अब 3,400 3,200 आता है। ये इसलिए आता है कि पहले 4500 की जगह 16,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो नंबर थोड़ा बढ़ेगा, मगर ये जो 3,400 लोग आइडेंटिफाई हो गए, इनके आइसोलेशन के कारण वो फैलाएंगे नहीं। वो जिन जिन को मिले इनके भी हम दूसरे दिन टेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था नीचे तक, वार्ड तक, घर तक करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार, भारत सरकार और एमसीडी ने मिलकर करी है। अगर आप ओवरऑल देखें 3 महीने में, तो जो पहले जो क्रिटिसिज्म चल रही थी इंडिया के खिलाफ कि हमने श्रमिकों का देखा नहीं है, और जिस तरह उनकी ट्रीटमेंट हुई थी, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी वापस जाने के लिए। उसके बाद अब गरीब कल्याण योजना, गरीब रोजगार योजना जो है मनरेगा के तहत, क्या उनके लिए अब जो किया जा रहा है वो काफी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस समस्या में मुझे लगता है कि ढंग से सरकार के प्रयासों को मीडिया ने बताया नहीं है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से मैंने भी और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत बात करी थी कि श्रमिकों के लिए आप रहने की, खाने की व्यवस्था करिए, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। सभी राज्यों ने व्यवस्था की, लगभग 2.5 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। पैसे का सवाल आया, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत निर्देश दिया, 11,000 करोड़ रुपया गृह मंत्रालय से एनडीआरएफ का अकाउंट में सभी राज्यों को ट्रांसफर कर दिया गया, वहां के श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए। उसके बाद जब जहां जाना था वो राज्यों में व्यवस्था ठीक हो गई, अस्पताल शुरू हो गए, ढंग से इसके लिए तैयार किए गए, क्वारंटाइन सेंटर बन गए। इसके बाद श्रमिक दिन के दिन ही, मजदूर दिन के दिन ही प्रधानमंत्री जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला दिया, और लगभग 4,594 ट्रेन अब तक गई है। 63 लाख श्रमिक, 63 लाख श्रमिक जो दूर के विस्तार में है, वो ट्रेनों के माध्यम से सफलतापूर्वक गए हैं। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही
कहा कि या तो ना तो श्रमिक के मामले में ना फिर अब कोविड से जो मुकाबला हो रहा है इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है। उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ कि जीत नहीं सकती आपकी सरकार। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। वो नरेंद्र भाई की नेतृत्व की स्वीकृति का परिणाम है। मैंने आज तक मेरे सार्वजनिक जीवन में और मेरी स्मृति में एक भी घटना ऐसी नहीं है कि एक नेता के कहने पर एक भी पुलिस के बगैर पूरा देश कर्फ्यू में हो, हर घर में घंटी बजाई जाए, हर घर दिया जलाएं, देश के करोड़ों लोग कोरोना वॉरियर्स के लड़ाई को, उनके साहस को, उनके बलिदान को एक्नॉलेज करें। और इसी का परिणाम है कि कोविड के कारण प्रति 10 लाख आबादी भारत में 357 लोग संक्रमित है, कल तक का मैं डेटा कह रहा हूं, और विश्व में 1250 है। 1250 और 357 से आप अंदाज लगा सकते हो कि हम रोकने में कितने सफल हुए हैं। कुछ लोग मुझे कहते थे कि अमित भाई मृतदेहों की ट्रकें भरी जाएंगी, मुझे सावध करने के लिए कहते थे। मैं नाम देना नहीं चाहता, मगर उनके मन में भय था। मगर आज भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें और मोदी जी के नेतृत्व के कारण विश्व में जब 1250 लोग संक्रमित हैं, हम 357 पर अटके हैं। भारत विकासशील देश है और हमारे लिए डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे लिए जो है इकोनॉमी को एक टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मलसी, उसके लिए इंडस्ट्री का फिर से शुरू होना बहुत जरूरी है। और जब श्रमिक चले गए हैं तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो तो प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हाउ इज इट गोइंग टू इम्प्रूव? हाउ इज देखिए, श्रमिक चले गए हैं, टेम्पररी बात है, आप पहले मेरी बात समझ कर चलिए, परमानेंट नहीं गए। पर अगस्त तक तो रेलवेज चलेंगे नहीं, तो फिर कैसे आएंगे? रेलवेज आज भी चालू है। रेलवे आज भी देश के 90% रेलवे स्टेशनों को रेलवे ने कनेक्ट कर लिया है। ये बात सही है कि अभी की स्थिति में कोई नहीं चाहेगा कि दूसरे राज्य में जाए, परिवार वाले जाने भी नहीं देंगे कुछ समय, मगर ये वैश्विक स्थिति है। मुझे पूरा भरोसा है कोरोना काल में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस समय का उपयोग करते हुए ढेर सारे रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे कोयले के क्षेत्र में हो, खदानों के क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लचीलापन लाना, बदलाव लाना, बैंकिंग सिस्टम के अंदर बदल लाना हो, ढेर सारे बदलाव किए हैं और कोरोना के बाद की स्थिति को देखते हुए हमने करे। तो मुझे लगता है हमारा बहुत बड़ा एफर्ट्स है जो निश्चित परिणाम लाएगा। हाँ, परंतु टेम्पररी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जब असर होगी तो भारत भी कैसे बच सकता है, मगर वो असर को मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, सफल नेतृत्व किया है देश का और इसका परिणाम भी अच्छा आएगा। 3 या 4 महीने हो चुके हैं, पूरे मुल्क का फोकस जो था वो कोविड पे था और अभी भी है, लेकिन राजनीति बैक सीट नहीं ले सकती। आपने हाल ही में ट्वीट किया था इमरजेंसी को लेकर, जब आपने कहा था कि बोलने के लिए फ्रीडम नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कहते हैं तो क्या बीजेपी में है? बीजेपी में भी लोग बोल नहीं सकते हैं, तो क्या आपकी पार्टी में भी डेमोक्रेसी है? आपकी पार्टी में भी जो यंग लीडर्स हैं वो आपको सुझाव देते हैं, कोविड को लेके हो या फिर लद्दाख को लेके हो? क्या आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो वैसे ही ओपन है जैसे कि आप कहते हैं, या फिर कांग्रेस सही है कि आपकी पार्टी में नहीं है? देखिए, ये बहुत डेमोक्रेसी एक बहुत व्यापक शब्द है। डिसिप्लिन और स्वतंत्रता भी अपने अपने संदर्भ, अपनी जगह रखते हैं।
इस सब दायरे से बाहर निकलकर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी अगर ये सवाल पूछती है तो मैं थोड़ा आपको सवाल पूछना चाहता हूं। अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात करें? और मैंने कोविड के समय कोई राजनीति नहीं करी। आप मेरे 10 साल के ट्वीट निकाल दीजिए सार्वजनिक बयान, हर 25 जून को मैं बयान देता हूं कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जिसको देश की जनता ने याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मूल पर, इसकी नींव पर प्रहार हुआ था। इस देश की जनता ने कभी भूलना नहीं चाहिए। आप गृह मंत्री है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं किया।